सेमेस्टर सिस्टम था ना, तो अभी सेमेस्टर सिस्टम खत्म हो गया, तो 60 मार्क्स का होगा ये। हाँ, दैट्स आल्सो मेक सेंस। 66, ठीक है। अच्छा, ये 50 का इसलिए दिखा रहे हो क्योंकि 100 का था, ठीक है। मैम ये हाफ सिलेबस है। हाँ ठीक है बेटा, हाफ सिलेबस है इस वाले पेपर में। यस मैम। ये तो मॉडल क्वेश्चन पेपर, सेकंड टर्म का पिछली बार। हाँ ये तो मॉडल पेपर है ना, तो इसीलिए। पर इसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कैसा पेपर रहेगा। तो आपको पहले एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है, इसी तरीके से। उसके बाद आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ये रहे आपके लॉन्ग वाले क्वेश्चन, ये वाले दो मार्क्स के। एंड देन यू हैव द 5 मार्क क्वेश्चन आल्सो। यू हैव 3 मार्क क्वेश्चन एंड 5 मार्क। सो बेसिकली अगर हम पैटर्न देखें तो आपके पास है 1 मार्क क्वेश्चन, देन यू हैव सो मेनी 2 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स, then you have 3 marks question, and at last 5 marks question, 5 मार्क्स। ठीक है। तो यही ट्रेंड रहेगा पेपर का, तो है ना। चलो, तो बताओ, वायरस इन्फेक्टेड सेल सीक्रेट प्रोटीन कॉल्ड, किसी सेल को वायरस ने इन्फेक्ट कर लिया, तो जिस सेल को इन्फेक्ट करा है वायरस ने, लेट्स से सॉरी लेट्स से दिस इज अ सेल और इसके ऊपर वायरस लग गया। कौन सा वायरस बनाया मैंने वैसे? ऐसा कौन सा वायरस दिखता है? बैक्टीरियोफेज। यस, वायरस ने इन्फेक्ट कर लिए। तो अब ये वायरस जब इन्फेक्शन कर देता है तो सेल ना आसपास वालों को सिग्नल भेजता है कि वायरस इन्फेक्शन आ गया, तुम खुद को बचाओ। इस सिग्नल को अपन क्या बुलाते हैं? इंटरफेरॉन। आंसर। तो बेटा अपने कॉपी में मैं सजेस्ट करूंगी, मतलब क्वेश्चन पेपर तो हमारे पास ऑफलाइन अगर मोड में है तो उस पर आंसर मत लिखना। अपने कॉपी निकालो, उसके ऊपर लिखो, भूल जाओगे, लिखो मॉडल क्वेश्चन पेपर, हेडिंग डालो मॉडल क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट बायोलॉजी 12th। इसको हम लिख देते ए, ठीक है। तो हम इसे ए नाम से जानेंगे। इसको अपने फोन में डाउनलोड करके रख लेना, प्रैक्टिस करने के काम आएगा। ओके, सॉरी, आंसर वुड बी आपका इंटरफेरोन, दैट इज सी, ठीक है। चलो, तो ये कौन से चैप्टर से आया बेटा? चैप्टर डिजीज एंड ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बोर्ड्स में तो आपको पूरा आएगा ना, कि हाफ सिलेबस आएगा? मैम फुल आएगा ना। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये एग्जांपल आप कहाँ पढ़े? इनेट इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी में? इनेट इम्यूनिटी। तो अपनी कॉपी निकालो और उसमें लिखो कि क्लास के बाद आपको क्या पढ़ना, होमवर्क लिखो बेटा, क्योंकि मैं कल उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगी, ठीक है। तो हम बेसिकली इस मॉडल टेस्ट पेपर के थ्रू ये समझ लेंगे चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। तो हम लिखेंगे होमवर्क है हमारा इनेट इम्यूनिटी पढ़ के आना। ओके, आपको इससे रेफरेंस लेना पेपर कैसे आ सकता है, यही पेपर थोड़ी आ जाएगा, मे भी कोई एक आध क्वेश्चन रिपीट हो जाए। तो इनेट इम्यूनिटी पढ़नी हमने, लिख लिया, आगे चलते हैं। एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एलर्जन, एलर्जी के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। तो एलर्जी ई की साउंड आती है, तो कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीई, है ना। तो मैंने कर लिया कि मुझे और दूसरी चीज क्या पढ़ के आनी है, कि मुझे एंटीबॉडीज पढ़ के आनी है, क्योंकि एंटीबॉडीज पे भी एक और क्वेश्चन है। बहुत तरीके की होती है ना, आईजीएम, आईजीजी, आईजीए, आईजीई, डी के बारे में हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, तो मुझे सारी एंटीबॉडीज पढ़ के आनी, ठीक है। आगे चलते हैं। डाई एसिटाइल मॉर्फिनिज्म, डाई एसिटाइल मॉर्फिन कहाँ पढ़ते हो बेटा? ड्रग्स वाले पार्ट में। तो किसके साथ पढ़ते हो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा? डाई एसिटाइल मॉर्फिन वर्ड किसके साथ पढ़ते हो? मैम बी ऑप्शन, नन ऑफ द अबव। मैम बी ऑप्शन, ऑपियोइड। मैम ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, मैम ए ऑप्शन ए है। यस मैम। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, आप ओपियम, जो मतलब पॉपी प्लांट होता था जिसके सब पोड होता था, उसमें हम कट लगाते तो दूध निकलता था, उससे पढ़ते हैं, राइट। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, ओके। मॉर्फिन वर्ड तो आपको इसी से याद रखना है बेटा। तो आंसर इज सी। तो मुझे पता चल गया कि क्या रिवाइज करने वाला हो गया चैप्टर का, क्योंकि यार उससे क्वेश्चन आया तो वो करेंगे ना रिवाइज। आपको नोट्स ही तो बेसिकली अपना अपडेट करना है कि आपको पढ़ना क्या है। तो आपको पता चला ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में मेरा ड्रग वाला पार्ट, और ड्रग्स में मैंने 3 ही ड्रग पढ़े। एनसीईआरटी ने मेन 3 ड्रग्स की बात करी, एक ओपियोइड्स थे, दूसरे कैनाबिनॉइड्स थे, एल्कोहॉल नहीं था, ठीक है।
आगे आते हैं। निकोटीन स्टिमुलेट, निकोटीन क्या स्टिमुलेट करता है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, निकोटीन की वजह से एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। ये इसमें बनना नहीं चाहिए था आंसर, इसमें क्यों बना यार ये? अच्छा ये आपको उसमें आ जाएगा, आप टोबैको वाले पार्ट में जाओगे ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, आप निकालो एनसीईआरटी यार एनसीईआरटी मैम। एनसीईआरटी निकालो, बताओ टोबैको कहाँ है, मैं भी निकाल टोबैको के बारे में कहाँ लिखा है, सिगरेट के साथ लिखा होगा 160। अच्छा मेरे पास 12 की भी पड़ी, ठीक है 160 पेज नंबर पे है। तो क्या होता है कि ये यूरिनेशन करवा देता है। अगर बहुत ज्यादा चाय वगैरह कंज्यूम करो, कॉफी कंज्यूम करो तो यूरिनेशन ज्यादा होती है, तो उसके जो कंट्रोल करता है वो करता है टेस्ट, आपका कौन सा हार्मोन? मैम क्या बोल रहे हो, रिपीट करना। यूरिनेशन कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? एडीए। मिनरलोकॉर्टिकोइड क्या रिलीज करता है? मिनरलोकॉर्टिकोइड का एक एग्जांपल है एल्डोस्टेरॉन, और ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज कहाँ से होता है आपका? एड्रिनल, ये अगर किडनी है आपकी तो उसके ऊपर जो ग्लैंड लगा हुआ है एड्रिनल, इसके कॉर्टेक्स वाले पार्ट से रिलीज होता है। ठीक है, तो आपकी जो आप जो भी ये चाय वगैरह पीते हो या कुछ भी, वो यहाँ आके लग जाती है, कैफीन वगैरह। ठीक है, निकोटीन तो आपको स्पेसिफिकली सिगरेट से मिलती है, तो वो यहाँ पर आके इफेक्ट करती है। ओके, तो ये थोड़ा सा हार्मोन वाले पार्ट से रिलेट होके आ गया, तो आंसर वुड बी डी ऑप्शन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्विस चीज इज प्रोड्यूस्ड विद एक्टिविटी हो, बताओ स्विस चीज किससे बनता था? टॉम एंड जेरी वाला चीज बैक्टीरिया। कौन सा नाम? शर्मानी, क्या था? प्रोपियोनी शर्मानी। प्रोपियोनी शर्मानी। कौन से पेज नंबर पे? पेज नंबर बता बेटा। पेज नंबर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर 181। आपका यहाँ पर इस पेज पर डायग्राम होगा, उसके राइट हैंड साइड पे एक पैराग्राफ होगा, उसी पैराग्राफ में लिखा है, मिला? यो मैम। पोपियोनी शर्मानी, तो पोपियोनी शर्मानी से आपका बनता था स्विस चीज। और वहां पे एक और चीज है रॉकफोर्ट चीज, वो किससे बनता था? फंगस। फंगस। उसका फंगस। रॉकी 40 ब्लू ब्लू कलर का चीज था, है ना? तो ये वाला जो पेज है ना 181, इसके ऊपर लिख ले, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई ना कोई एक एमसीक्यू से जरूर आएगा। सिट्रिक एसिड इन सब की बातें भी बताता है ना ये, तो बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बन सकता है, कुछ भी बन सकता है इसमें। आगे चलते हैं, देखो आइए, सिट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, कौन बनाता है सिट्रिक एसिड? लैक्टोबैसिलस। नहीं, एनसीईआरटी में ढूंढ के बताओ मुझे पेज। ऑप्शन ए मैम। एनसीईआरटी में ढूंढ के बताओ। 181 है मैम। पेज नंबर 181 पे क्या लिखा है? 183 मैम। 183 पे क्या लिखा है? ए लिखा है, डी लिखा है। ऑप्शन है। एस्पेरिजिलस निगर, एस्पेरिजिलस निगर बनाता है एसिटो सॉरी सिट्रिक एसिड। बेटा ये ना मैंने तुम्हें बहुत बार कराया है और तुम भूल रहे हो क्योंकि तुम रिवाइज नहीं करके आए, तो इसीलिए भूले और कुछ नहीं। ये अगर नोट्स पे खोलोगे ना, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी माइक्रोब वाला चैप्टर नोट्स से पढ़ना, क्योंकि नोट्स में बहुत स्पेसिफिकली दे रखा है, उसी से पेपर आता है, उसी से ही आता है पेपर और कुछ नहीं है। तो ये चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर नोट्स से पढ़ना है बेटा, ठीक है? बहुत गलत आंसर था ये, डी है इसका आंसर, ये सब एक जैसे ही लगते हैं। एसिडोबैक्टर एसिडी क्या सिक्रीट करता है? एसिटिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम रोटेटम एंटीबायोटिक्स। सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। पेज नंबर बताओ कौन सा है, कहाँ लिखा है? 184। 184 पे मिला, सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। यो मैम। यस, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं इसके अंदर या कुछ और यूज हो रहा है? एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक, व्हाट आर फ्लॉक्स?
मैम एक मासिस होता है बैक्टीरिया का, और फिर उसमें सीधा बैक्टीरिया होता है। मैम वो फंगल फिलामेंट होते हैं जो मैश फंगस भी होती बनाते है। हैं। फंगल फिलामेंट्स के बीच बीच में बैक्टीरिया लगते हैं, इनको हम फ्लॉक्स बनाते हैं। तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ये बनते हैं और ये मिलके जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे सीवेज में स्पीसीज आ गया, उन सबको डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है जी। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट इज सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है फिजिकल ट्रीटमेंट। नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? शायद आपको ये ना पढ़ा हो, आंसर इज बी। ये आपको याद ही करना पड़ेगा। यो An मैम। enzyme which catalyze the removal of nucleotide from the end of the DNA, यानी कि एंड से न्यूक्लियोटाइड कौन हटाएगा? एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस। इसका नाम ही एक्सोन्यूक्लियस है। हाँ, एंडोन्यूक्लियस नहीं हो सकता ना ये, इसका नाम है एक्सोन्यूक्लियस। आंसर वुड बी एक्सोन्यूक्लियस। मैम एक बार 8th समझाना। हाँ बेटा, 8th समझाना। एट्थ नाम याद करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे 11th और 12th, जब तेरा 11th होगा ना प्रिपेयर, उसमें तेरे को पता चलेगा कि ये चीजें याद करने। तो एजोटोबैक्टर इज ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एनाबिना एंड एजोटोबैक्टर होता है, लिख ले। एनाबिना एंड एजोटोबैक्टर सॉइल में अकेले रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, याद ही करना। हाँ बेटा, पूछ, डाउट है मनीषा? आज हमारा प्री बोर्ड था, उसमें मैंने बल्कि जो आंसर में लिखा है, जो क्या टोटोइज होते हैं वो बल्कि जो खत्म होने वाली स्पीशीज है उनमें आते हैं। एम्फीबियंस आते हैं ना। जो IUCN की जो बल्कि बुक रेड बुक है जो उसमें भी क्या इनका नाम है? उनके IUCN की बुक तो बहुत बड़ी है बेटा। जो सबसे थ्रेटेंड स्पीशीज है ना, वो एम्फीबियन की है। उसके बाद आपके जिम्नोस्पर्म्स आते हैं, उसके बाद आपके मैमल्स आते हैं, देन आपके बर्ड्स आते हैं। मैम जो आपने बताया था वो ब्लैक डियर भी था जिसका आपने नाम लिखाया था। ब्लैक बग, हाँ वो भी थ्रेटेंड स्पीशीज है। ब्लैक। हाँ हाँ, ब्लैक बग इज ओके ब्लैक मैम। डियर, वो भी है। क्वेश्चन क्या था बेटा? उसमें बल्कि पूछा था ना कि एंडीजीनियस स्पीशीज एंडेंजर्ड था कुछ। बेटा, यस मैम, एंडीजीनस स्पीशीज इज समथिंग जो वहीं पे मिलती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज इज समथिंग जो खतरे में है। क्वेश्चन पेपर है तेरे पास? क्वेश्चन पेपर लाइए। अरे मैम अभी मनीषा, तो नहीं है। नहीं नहीं, वैसे लाइए स्कूल से। मैम एक बार चेक करके बताइए अगर स्कूल से क्वेश्चन पेपर में एंडीजीनस पूछा या एंडेंजर पूछा, दो वर्ड अलग है। एंडीजीनस वही मिलने वाली, और एंडेंजर है एंडेंजर्ड। वो खतरे में वाली स्पीशी पूछ रहे हैं। तो ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले पार्ट में मैंने तुमको एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्ची, मेरे को जहां तक समझ आ रहा है तेरा क्वेश्चन, कि अगर यही है, एक बच्ची पतंग उड़ा रही है, वो पतंग से कट के पंछी नीचे गिर जाता है, वो जाके वो पेड़ के ऊपर गिरता है, क्रिसमस ट्री विच इज अ जिम्नोस्पर्म, और वो एक डड्डू के ऊपर जाके गिर जाता है। तो मैंने कहा था कि ये है जो सबसे ज्यादा खतरे में है, 32%। हमारे जिम्नोस्पर्म। मैम हाँ, आपने बीच में एक लड़की भी बताई थी, क्या फिर चीज? वो भी तो मैम वो आपने स्टोरी हाँ नहीं मैम बेटा, आपने स्टोरी में एक लड़की भी बताई। हाँ बर्ड गिरती है ना यहाँ से, बर्ड जिसके ऊपर गिरती है दैट वुड बी अ मैमल। तो से कोई मैमल बनाया था, फिर वो जाके पेड़ के ऊपर गिर जाते हैं, वो जाके फ्रॉग के ऊपर गिर जाते हैं, ऐसे बताया था ना। तो फ्रॉग एम्फीबियन था, ये यस जिम्नोस्पर्म था, ये मैमल था, और फिर बर्ड था। तो बर्ड को सबसे कम खतरा है, ऐसे बताया था, याद है? यस मैम। यो मैम। पहले पार्ट से बेटा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, एम्फीबियन वाज द आंसर एंड ब्लैक बक इज एंडेंजर्ड स्पीशी। उसी को तो यार वो केस नहीं हुआ सलमान खान पे, उसी को तो मानने पे हुआ है। बिश्नोई कम्युनिटी कम्युनिटी नहीं तो करा उन लोग। मैम पर मैंने ब्लैक डियर लिखा है। एक बार मुझे क्वेश्चन दिखाती है बेटा। ओके मैम। Now while isolating DNA from bacteria, which enzyme is not used? कौन सा एंजाइम? तुम बैक्टीरिया है उससे डीएनए निकाल रही हो बेटा, कौन सा एंजाइम नहीं निकाल रहे हो? नहीं यूज करना चाहिए कि तुम्हें सेफ डीएनए मिल जाए।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, क्योंकि ये क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा डीएनए, और अगर ये डीएनए को ब्रेक कर देगा तो उसको कैसे निकालोगे, है ना। तो ये नहीं डालना था। ये है आपका बायोटेक का पार्ट। जब बायोटेक में हम स्टेप्स करते हैं ना डीएनए एक्सट्रैक्शन के, उस टाइम पे हम बात भी करते हैं कि आप सब कुछ डालो। मेरे को बताओ कौन से पेज नंबर पे है डेटा जहाँ पे स्पूलिंग का डायग्राम बना हुआ राइट हैंड साइड पे, ऐसे रॉड डाल के डीएनए निकाल 201 201 मिला सबको। तो बेटा Yes, ma'am. बेटा वहां पे लिख, आप ना उसको ऐसे फोल्ड कर लो पेज को, एक बार क्लास के बाद पढ़ लेना कि सब एंजाइम डालने हैं पर डीएनए को ब्रेक करने वाला एंजाइम नहीं डालना, क्योंकि डीएनए टूट गया तो फिर तुम क्या निकाल रहे थे ना। तो आंसर वुड बी सी। ठीक है। यो मैम। क्रिस्टल्स ऑफ बीटी, देखो बीटी की बात कर रही थी मैंने, आ गया ना, ये बीटी आएगा। तो क्रिस्टल्स ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय सम बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को नहीं मारती। तो हमने बात करी थी ना कि जो बैक्टीरिया के अंदर बीटी टॉक्सिन, बैक्टीरिया का ही तो था ना बीटी टॉक्सिन का जीन, क्राई जीन होता था। तो वो क्राई प्रोटीन बना रहा है, लेकिन वो इसको नहीं मार रहा। क्यों? क्योंकि टॉक्सिन क्या है अभी इनएक्टिव। ये क्वेश्चन तो आज तक हमने किया भी था। हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यो मैम, देख बेटा एनसीईआरटी का यो, क्वेश्चन आया हुआ है, दैट मींस है ना बैक क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, राइट। तो फिर ऐसे में बोल पढ़ लिया करो वो चीज यार। हेंस प्रूव्ड हो गया। देखो मैंने बोला था शॉर्ट फॉर्म्स आएंगी, तो देखो ये वाली शॉर्ट फॉर्म आई। कहाँ की शॉर्ट फॉर्म? हमने एनसीईआरटी में अपने चैप्टर के ऊपर लिखी थी। क्या नाम है इसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। हाँ ये पीवाईक्यू भी है नी का, और ये तुम्हारा क्वेश्चन भी बन गया क्योंकि फुल फॉर्म्स तो आती है। तो ये अब आपका आंसर वुड बी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है ना। तो जैसे बोल रही हो यार वैसे पढ़ लो, तुम्हारे आराम से 90 से ऊपर आ जाएंगे यार, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पढ़ के जाना, रोज पढ़ते रहोगे ना फिर आ जाएंगे। ऐसे 2 दिन पढ़ के जोश में फिर छोड़ दोगे ना या फिर नहीं आ पाएंगे। तो जैसे अगर तुम्हारा मन नहीं है या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी है ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। मतलब थोड़ा पढ़ लोगे तो ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। जैसे मेरे अभी पीरियड चल रहे हो तो मेरी थोड़ी तबीयत आजकल खराब रहती है उसकी वजह से, लेकिन मैंने थोड़ा पढ़ लिया सुबह, तो मेरे को ये तसल्ली है ना कि मैंने प्रोसेस नहीं छोड़ा। जिसे कहते हैं कंसिस्टेंसी, वो ऐसी आती है। ऐसे तो हम हर, जब सब सही है तो कंसिस्टेंट रहेंगे ना, जब गड़बड़ होती है तब कंसिस्टेंट रहना मुश्किल होता है। तो मैंने थोड़ा पढ़ लिया। अब जब दिन अभी तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी और सारा काम वाम लिपट जाएगा, मैं होंगी 10 बजे के करीब, तो मैं थोड़ा सा और भी पढ़ लूंगी। तो मतलब मेरी कंसिस्टेंसी बनी रही कि मैंने छोड़ा नहीं। तो तुम भी ऐसे ही क्या करो, कंसिस्टेंटली पढ़ते रहो। तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम्हारे आराम से 90+ तुम्हारे बोर्ड में आ सकते हैं। बायो में कम नंबर आना बुरी बात नहीं है, पर अभी तुम्हारे आ सकते हैं। अगर इतने आ जाएंगे तो तुम्हारा ना 12th के मार्क्स से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में। लेकिन अगर 90+ मार्क्स आ रहे हैं मतलब तुमने 12th अच्छे से पढ़ी है, तो फिर तुम्हारा नीट का तैयार हो जाएगा। तो जितने भी कॉलेज के एग्जाम्स दोगे उसकी तैयारी हो जाएगी। तो इसको ऐसे, मतलब मैं तो ये सजेस्ट करूंगी, जब भी किसी चीज को प्रिपेयर करो ना, ये मत सोचो कि अभी उससे क्या मिलेगा। यू थिंक कि उसके 6 मंथ्स के बाद क्या मिलेगा। इस चीज का इतना एफर्ट लगाने का फायदा क्या है? क्योंकि जो लंबी चीजें होती है ना उसी में ज्यादा एफर्ट लगता है। तो 6 महीने के बाद तुम्हारे पास एडवांटेज होगा कि तुम्हारी 12th बहुत अच्छे से प्रिपेयर होगी, क्रैश कोर्स में आपकी 11th प्रिपेयर हो जाएगी। तो आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो। जैसे पीजीआई के एग्जाम आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के एग्जाम आते हैं, इंडिया में भी बहुत एग्जाम्स निकलेंगे तुम्हारे। तो तुम्हारे पास एज पता क्या होगा कि तुमने 12th भी प्रिपेयर कर रखी है, 11th भी प्रिपेयर रखी है। अब तुम कोई भी पेपर देने के लिए जा सकते हो उसके पीवाईक्यू लगा के। तो ना ऐसे सोच के प्रिपेयर करो, सिर्फ बोर्ड्स मत सोचो। तुम सोचो तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, अब तुम्हारे बोर्ड्स एग्जाम के बाद जितने एग्जाम है सबकी एक साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तुम। तो अगर ऐसी छोटी छोटी चीजें करते रहोगे, देखो ये नीट का भी क्वेश्चन है और ये तुम्हारे इसमें भी आ रखा है, और क्या पता तुम्हारे अभी के बोर्ड में भी आ जाए। तो अगर 6 मंथ्स के परस्पेक्टिव से प्रिपेयर करोगे ना, यू विल डू ग्रेट। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का कंप्लीट भी ना हो अप्रैल में सिलेबस, कोई बात नहीं, इस साल का नीट नहीं होगा, अगले साल दे देना, लेकिन बाकी एग्जाम तो प्रिपेयर हो जाएंगे ना। तो आप ऐसे ही सोच के प्रिपेयर करो कि फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 3, 4, 5, जुलाई, अगस्त, सारे पेपर इसमें निपट जाते हैं। मेडिकल के, नर्सिंग के हर पेपर इसमें निकलता है, बायोटेक और ये जितने फार्मेसी ये सब निकल जाएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लिटरली 7 मंथ्स। तो तुम ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो कि आगे सारे 7 महीने में जितने पेपर आएंगे ना हम उसको निपटा लेंगे। तुम्हारे मार्च से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं ना, तो वही 6 महीने का विंडो आ गया। तो बस कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहो,
रैंक आ जाएगा, बस कंसिस्टेंट रहना, ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है। यो मैम। चलो बस ये इतना ही ज्ञान था, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं। ना इन कोमेंजलिज्म है आंटी, क्या लिख दिया? कोमेंजलिज्म, आउट ऑफ टू इंटरेक्टिव ऑर्गेनिज्म। ये इंटरेक्शंस वाला पेज कौन सा है जहां पर ऐसे डब्बा बना है और हमने इंटरेक्शन रखा लेफ्ट हैंड साइड नीचे? 232। 232। बेटा एक ना एक इंटरेक्शन तो आएगी, वहां लिख दे, 100% श्योर हूं मैं, एक ना एक इंटरेक्शन आएगी, ठीक है। कैसे आ सकती है इंटरेक्शन? इसके कुछ तरीके हैं, अगर मैं इंटरेक्शन बता दूं तो देखो, एक तो इंटरेक्शन पे यही आएगा आपको, टर्म्स की डेफिनेशन, थोड़ा सा टफ होगा तो एमसीक्यू में आ सकता है, सिर्फ एमसीक्यू में, एग्जाम्पल बेस्ड। तो आपको करना क्या है, आपको इंटरेक्शन की टर्म समझनी है, मतलब उस टर्म की डेफिनेशन तो करनी है आपको अपनी थ्योरी के लिए। वहां लिख लो बेटा डब्बे के ऊपर क्या करना है मुझे, नीचे लिख रही हूँ मैं, होमवर्क में लिख रही हूँ क्योंकि मैं कल पूछूंगी, और अगर नहीं पढ़ के आओगे तो भाई मैं फिर नहीं कराऊंगी ऐसे, फिर मैं तुमको स्टैंडर्ड पढ़ा के भेज दूंगी, ठीक है। देख मैम लेना आज हम नहीं करेंगे। क्या बेटा? मैम आज हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे। नहीं सब्जेक्टिव नहीं करेंगे, करेंगे, पहले ये निकाल ले, यस करेंगे, आगे भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मुझे होमवर्क के देने हैं ना तुझे, इसलिए करेंगे, बिल्कुल करेंगे आगे। देख इंटरेक्शंस है, इंटरेक्शंस में क्या करना है मुझे डेफिनेशंस करनी है सबकी, जितनी इंटरेक्शंस है, और मुझे उनके एग्जांपल्स करने हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ सकता। एमसीक्यू एग्जांपल पे आया तो तुम फंस जाओगे, वो तुमसे पूछ ले, अगर उसने सीधा एग्जाम्पल देके तुमसे पूछ लिया बताओ ऑर्किड के साथ, मेडिटेरियन ऑर्किड के साथ क्या हुआ, तो तुम नहीं कर पाओगे यार, ये क्वेश्चन फंस जाओगे। तो डेफिनेशंस के साथ तुमको एक एग्जाम्पल करना है, इट इज लाइक कि अगर तुम प्रूफ करना चाहते हो कोई भी पॉइंट तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, तो डेफिनेशन और एग्जाम्पल करके आना, इसमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा, फिक्स है ये नहीं बदल सकता। इंटरेक्शन तो आती है, हर बार आती है, नीट में भी आती है, ठीक है। तो कमेंजलिज्म में क्या होता है? One is benefited and another is benefited and another is unexpected. हाँ, एक को फायदा होता है, दूसरे को कतई फर्क नहीं पड़ता, प्लस एंड जीरो। माइकोराइजा इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स विद एल्गी फंगाई। Fungi. फंगाई अगर एल्गी से मिल जाए तो क्या बोलते हैं हम उसको? चिकन Lichen. पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, आपका चैप्टर है सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन में, जब वायरसेस करते हैं तो जाओ खोलो 11th की बुक है ना, पढ़िए, अभी मैं दिख नहीं रही, ओए 11th की बुक पढ़िए बेटा, खोलो 11th की बुक, वहां पर देखो वायरस वाले में जो ओपीडाइनर लिखा है वायरोइड का, उसी में नीचे पैराग्राफ लिखा हुआ है, लाइकन लिखा होगा वहां पे, पॉल्यूशन कंट्रोलर होते हैं, लास्ट में लिखा है पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, आई थिंक लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, तो वहां से लाइकन आया, ठीक है। ये अगर फंजा है हमारी हायर प्लांट, जैसे पाइनस ट्री हो गया आपका जिम्नोस्पर्म, तो अगर हायर प्लांट के साथ प्लांट की रूट है तो उसको आप बोलते हैं माइकोराइजा। Mycorrhiza. और ये अगर क्वेश्चन हाँ बेटा आया था, यस मैम। Yes, ma'am. और अगर साइकस प्लांट की रूट बैक्टीरिया के साथ लग जाए तो क्या लगता है वो? कोरोलॉइड रूट, सुने? कोरोलॉइड रूट्स, तीन ही एसोसिएशन जो आपको आ जाती है, ठीक है। साइकस प्लांट भी इज आल्सो ए जिम्नोस्पर्म, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं भी आता तो जब आएगा प्लांट किंगडम में तब पढ़ा दूंगी। तो ये दोनों आपसे पूछा जाता है, आंसर इज बी। तो अगर इस बार आपसे माइकोराइजन पूछे तो आप लाइकन पूछ लेंगे, तो तुमको अब आ गया ना, है ना, बस सिंपल। मैमल्स फ्रॉम कोल्डर एरिया हैव शॉर्टर ईयर एंड लिम्ब, एक्सट्रीमिटी छोटी होती है, दैट इज अ Allen's rule. है ना। एलेनोन खोलो, इकोलॉजी में कहाँ लिखा है? इकोलॉजी के अंदर ऊपर देखो, लेफ्ट हैंड साइड पेज पे ऊपर का पैराग्राफ होगा, दूसरी तीसरी लाइन, कौन सा चैप्टर है? मैम 226 पेज नंबर 26 page. 226 ऊपर का पैरा है ना, Yeah, तो एलेन्स रूल वहां पर आ गया, सारे वहां पे उसको अंडरलाइन कर लो। बस इसमें ना याद ये रखना होता है कि एक्सट्रीमिटीज छोटी करनी है, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज, जैसे हमने एक डिजीज करी थी ना, जो एक्सट्रीमिटीज बड़ी हो जाती है, अडल्ट के अंदर अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए ग्रोथ हार्मोन की, तो एक्सट्रीमिटीज बड़ी हो जाती है, जॉ बाहर को आ जाता है, बीमारी का नाम? यस मैम। जॉ बाहर को आता है, बीमारी का नाम बेटा एक्रोमेगैली। हाँ
एक्रोमेगाली, ठीक है। तो एक्सट्रीमिटी हमने यहाँ पे रिलेट कर लिया था, कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो धीरे धीरे सीखोगे, है ना। अभी तुम 12th पे फोकस करो। नाउ which forest is known as the lung of the planet? That is Amazon क्वेश्चन इतना इजी तो आता ही है। द एक्टिव केमिकल ड्रग रिजर्पाइन इज ऑब्टेन फ्रॉम, इकोलॉजी का है, राइट हैंड साइड पेज पे लिखा है, फर्स्ट होगा। 3 पॉइंट्स उसमें से फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है, पेज नंबर, चैप्टर का सेकंड पेज है, राइट हैंड साइड टॉप पर, फर्स्ट पैराग्राफ। गुड़िया पेज नंबर मैम 259। 259, चैप्टर का नाम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आंसर इज ऑप्शन डी। C option. सी, D मैम। डी वॉल्फिया। वॉल्फिया है, एक्टिव ड्रग निकलता है रिजर्वाइन इसके अंदर से, ठीक है। रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, अरे प्लेन वाली हाइपोथेसिस है। प्लेन कहाँ बनाया था हमने, ये कैसे बन गया? रिवर पॉपर हाइपोथेसिस, देखो टिलमैन का कॉन्सेप्ट होगा राइट हैंड साइड पेज पे, ऊपर टिलमैन का कॉन्सेप्ट है, फिर उससे एक पैरा नीचे रिवर पॉपर हाइपोथेसिस है। 263। 263 कौन सा चैप्टर है? Biodiversity. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। वही तो वो एक्सप्लेन करते हैं, किसने दिया है? Paul and Rich. पॉल एंड रिच ने, राइट। यो मैम। अगर आप कीस्टोन स्पीशी निकाल दोगे तो प्लेन जल्दी क्रैश हो जाएगा, इकोसिस्टम जल्दी क्रैश हो जाएगा, और धीरे धीरे अनइम्पोर्टेंट स्पीशी भी निकालते रहोगे तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम क्रैश हो जाएगा। तो प्लेन इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा था और रिवर हमारे स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। इसमें बस ये कंफ्यूजन रहते है, तो लिख लो इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है। वैसे नोट्स में लिखवाया हुआ है पर अब लिख लो, इकोसिस्टम को प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है और स्पीशीज को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? रिवेट्स, छोटे छोटे स्क्रू। रिवेट मतलब स्क्रू, इन स्क्रू को बाहर निकालना इज पॉप आउट, तो रिवेट पॉप करना, स्क्रू को बाहर निकलना वाली हाइपोथेसिस कहते हैं। क्रायोप्रिजर्वेशन इज प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग टिश्यू। अब ये क्रायोप्रिजर्वेशन कल ही कराई थी मैंने एनिमल वाले चैप्टर के रिस्पेक्ट में, ह्यूमन Low temperature in liquid Sexual nitrogen. C option. प्रिजर्वेशन एट ए वेरी लो टेम्परेचर इन लिक्विड नाइट्रोजन। टेम्परेचर क्या था? -. -196 degrees Celsius. पेज नंबर कल ही तो करा बेटा, पेज नंबर मैम 24। 24 बेटा। पॉलन की वो जो छोटे छोटे टैबलेट्स बने हैं उसके नीचे है ना। तब मैंने बोला था ना कि क्रायोप्रिजर्वेशन का क्वेश्चन तो नहीं बनना चाहिए, पर हो सकता है कहीं बन जाए, बन गया ना, है ना। पेपर मेरे पास आज ही आया है, तो जब बोलूं तो उस चीज को ध्यान से सुन लिया करो। विच इज नॉट अ हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इंडिया के पास 3 है, कौन सा नहीं है इसमें से? मैंने बी ऑप्शन। इंडो बर्मा नहीं है? यस मैम। पक्का? यस मैम। इंडिया के पास कौन कौन से है बेटा फिर? वेस्टर्न घाट्स एंड एक सेकंड, एक बच्चा बोलेगा। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयस, अच्छा, और बस 2 ही है। 2 ही है? नो मैम। फिर तीसरा कौन सा है? इंडो बर्मा। है इंडो बर्मा। और मैम इंडो बर्मा द कंट्री है ना। श्रीलंका नहीं है मैम। बेटा, वो इंडोनेशिया है बेटा। गुड़िया वो इंडोनेशिया है। मैम म्यांमार को ही तो इंडो बर्मा बोलते हैं। यहाँ दिखा देते हैं। जब हम हॉटस्पॉट करते हैं ना, जैसे श्रीलंका भी है, तो हम थोड़ा सा बाहर लेकर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिखा देते हैं आपके इंडो बर्मा इन मैप। इंडिया के रिस्पेक्ट में दिखाते हैं। और मैंने गाइड में पढ़ा था ना, तो उसमें था कि इंडिया में सिर्फ 2 ही हॉटस्पॉट्स हैं। और मैंने कहा था ना कि एनसीईआरटी को रेफर करना है इस बात में, कहा था ना। फिर क्यों बाहर जा रही है? कितनी बार बोला मैंने गूगल ना उठाया करो, क्योंकि एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन अभी कम है, ठीक है, इस वजह से। गलत नहीं बोल रहे हो तुम, लेकिन एनसीईआरटी की इन्फॉर्मेशन जो है तुम्हें वहीं पे स्टिक करना है ना यार।
देखो इसमें सही से दिखा है, दिखा देते हैं थोड़ा नेक्स्ट। ये देखो इतनी सी पिक्चर से क्या होगा, एक सेकंड। मैम वैसे जो म्यांमार है वो इंडिया का ऐसे तो बेटा श्रीलंका भी नहीं आता, लेकिन श्रीलंका भी तो हम उसमें लेते हैं ना। एशिया के स्पेक्ट में हम बात कर लेते हैं ओवरऑल, ठीक है। इस पिक्चर में फिर भी दिख रहा है आपको। यो मैम। इसमें श्रीलंका नहीं दिख रहा बेटा, इसमें ये थोड़ी बेटर पिक्चर है एक्चुअली, किसी ने हैंड ड्रॉ कर रखी है। ये दिख रही है पिक्चर, यस मैम। देख बेटा ये हिमालयन रेंज को ये यहाँ पर लेता पूरा। हिमालयन रेंज जब ईस्ट इंडिया की तरफ जाएगी ना, तो इंडो बर्मा का रीजन ये यहाँ से कवर कर लेता है पूरा का पूरा, इसलिए इसने इंडो बर्मा एक्सटेंड करा हुआ है, ठीक है। थोड़ा बाहर को जाता है लेकिन इंडिया के साथ टच आता है। फिर नीचे आएगी वेस्टर्न घाट, ये वेस्टर्न घाट की लाइन है यहाँ पर, और इसी वेस्टर्न घाट को ये एक्सटेंड करके, ये दिख रहा है तेरे को, ये बेसिकली श्रीलंका दिखाना चाहते हैं। इंडिया से तो दूर है ना श्रीलंका, बीच में तो हम रामपुर कहते हैं कि एग्जिस्ट करता था कभी, पर हमें नहीं है पता। तो ये वाले को हम इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो एक्चुअल में कितना बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट बोलेगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग? एक है हिमालय, पूरा हिमालय। तो तुमने स्पेसिफिकली बोला ना ईस्टर्न हिमालय वेस्टर्न हिमालय, नहीं, पूरा हिमालय कंसिडर किया जाता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो हिमालयन रेंज हो गई, पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट हो गया, जिसके साथ ही श्रीलंका इंक्लूड करूंगी। तो जब मैंने कराया था तब मैंने बोला था वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका को एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है, टुगेदर इट इज कंसीडर्ड। सो दिस इज वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, हिमालयन रेंज इज अनदर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो मैं ईस्टर्न हिमालय नहीं बोलूंगी, मैं पूरा हिमालयन बोलूंगी, हिमालय, ठीक है। और लास्ट इज इंडो बर्मा, जो हमारा ईस्ट इंडिया की तरफ जाता है, जहां मेघालय वगैरह पर जाते हैं, ठीक है। सेवन सिस्टर्स जहां पर पड़ता है, समझ आई? तो देर आर यो मैम। 3 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट, ठीक है। तो नेट पे मत जा क्योंकि फिर खराब हो जाएगा। तो यहाँ कह रहा है नॉट अ हॉटस्पॉट, आंसर वुड बी डी ऑप्शन। डी, कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ क्लियर सबको? यो मैम। आगे आइए। अब ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल पेज नंबर, पेज नंबर 151 Right. 151 151, ठीक है। यू हैव 2 मिनट्स टू मेमोराइज द डायग्राम। फटाफट से सारे के सारे अपनी कॉपी बुक खोलो, 2 मिनट्स है तुम्हारे पास टू मेमोराइज द डायग्राम, देन वी विल गोना ड्रॉ इट। समझ आई? बुक खोलो और आई एम स्टार्टिंग द टाइमर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बेटा 1 मिनट लेफ्ट। अच्छा बेटा सॉरी, ये ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल।
क्या बुक बंद, सबने बुक बंद करी। now बेटा प्लीज इमेजिन दिस इज अ 2 मार्क्स क्वेश्चन आपके सामने है, राइट। यू हैव 3 minutes, ड्रॉ द डायग्राम, तुमको जो भी याद है, बट शर्त ये है कि कोई कॉपी से नहीं देखेगा। अब मैं तुम्हारी चीटिंग नहीं रुकवा सकती, तो देखो खुद से समझदारी दिखाओ और खुद से करो। 3 minutes स्टार्ट्स नाउ। ड्रॉ इट विद रिस्पेक्ट ऑफ, ये आंसर सॉल्व करो, मुझे 21 और लिखो आंसर नंबर 21 एंड सॉल्व इट। Answer number 21. Solve it. One minute done, 2 minutes left. जितना आता है उतना, चीटिंग मत करना, फिर फायदा नहीं है, फिर तुम चले जाओ यार क्लास में, अपना टाइम ना खराब करो, कहीं और जाके बैठो। सच लो। मैम जो सल्फर्स के बीच में बॉन्ड बताइए दोनों लाइट चेन और हैवी चेन में, उनके नंबर्स भी सेम होने चाहिए। इतना एक्यूरेट तो नहीं है, अगर तेको याद है तो बढ़िया, नंबर ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कार्टून फिगर है ना, तो रफ बना सकती है। यस मैम। लास्ट 30 seconds। मैम जो वैक्यूलो वायरस है वो एक बायो वेपन है। बैक्यूलो वायरस बोला ना। यस मैम। वेक्टर की तरह भी यूज कर लेते हैं वैसे। पर अभी तक तो कोई केस नहीं हुआ ना, होगा है क्या केस? हम क्या बोल रहे हो? बुक्यूलो वायरस का अभी तक तो कोई केस नहीं हुआ ना, जहाँ ऐसे बायोवेक्टर की यूज किया हो बायोवेपन की तरह, हुआ है क्या? आई डोंट थिंक ये कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इसकी इरेडिकेशन का कोई सोर्स नहीं है खास पता। आई डोंट थिंक अभी तक यूज हुआ है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। मैम पर ऐसा लिखा बेटा आवाज नहीं आ रही, मुझे आवाज नहीं आ रही। मैम कि ऐसा था कि इसका जो थोड़े से ग्राम में भी अगर हम इसे ले तो ये
बिलियंस ऑफ पीपल्स को मार सकता है। हाँ, इसका रेमेडी भी नहीं है ना हमारे पास, तो इसका वो होस्ट पे नहीं है, इस वजह से मतलब इसको हटाने का एक तरह से प्रीडेटर नहीं है, तो इस वजह से वायरस है ना बहुत बुरे से फैल जाएगा। लेकिन अभी तक आई डोंट थिंक इसका एज अटैक कहीं यूज है। बायो वेपन इज समथिंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करो किसी और कंट्री पे छोड़ दो उनका नाश करने के लिए, दैट इज बायो वेपन। आई डोंट थिंक अभी तक यूज हुआ है, मैंने केस नहीं सुना, वो मैं कंफर्म कर रही थी। दैट यू आर राइट कि माना जाता है कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सो ड्रॉ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या नाम है भूमि, आंसर कैसे स्टार्ट किया बेटे तूने? मैम डायग्राम बनाया। डायग्राम बनाया, ठीक है बेटा। ऑन करो कैमरा, दिखाओ, स्टार्ट करो, दिखाओ क्या बनाया। आई वुड लाइक टू सी। जो दिखाएगा मैं उसी की करेक्शन कर सकती हूँ, जिसको नहीं करेक्शन करानी वो फिर अपने आप करते रहना। दिखाओ क्या बनाया, तो भाई सबको बोल रही हूँ मैं, भूमि को नहीं बोल रही सिर्फ। दिखाओ क्या बनाया है। हाँ नहीं, हाँ एक सेकंड। ऐसे ही रखे नेहा। प्रीति एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना विशाल। नेहा जो Yes, बनाया पेंसिल से बनाया, डायग्राम किससे बनाना था? हम पेंसिल से, पर अभी मिल नहीं रहे थे। अगली बार पेंसिल। ये डायग्राम बीच में Yes, बना सकते थे स्केल के साथ ही, बिना स्केल के बनाया? यस मैम। गलत बनाया, बिना स्केल के नहीं बनाना, एक्यूरेसी खराब लगती है। और ये सेंटर में बनाना था ना कॉपी का थोड़ा, और बीच में थोड़ा सा बड़ा कर सकती थी वैसे से। पर चलो, लेबलिंग तो नहीं एक ही तरफ करिए, वेरी गुड। और लेबलिंग इसकी देखो, सारे बच्चे देखो, उसकी लेबलिंग बहुत साफ है। एक मिनट के लिए प्रीति भुवनेश्वरी नेहा की तरफ देखो, उसकी लेबलिंग बहुत साफ है। ठीक है, उसने देखो लाइंस कितने सफाई से डाली है कि आप एक्चुअली रीड कर सकते हो। बेटा इसे कैपिटल में नहीं लिखा तूने? नो मैम। पूरे ट्राई करियो कैपिटल में लिखे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, यस मैम। बाकी डायग्राम तेरा अच्छा है, गुड। मिस्टेक समझ आ गई? यस मैम। उसके नीचे लिख ले ताकि तुझे याद रहे। हाँ बेटा आप दिखाओ। विशाल, मैं बोला था ना, तमन्ना है राइट? दिखा। तमन्ना बीच में बनाने को बोला था ना, लेफ्ट साइड में क्यों धक्का दिया तूने उसे? बंद नहीं करना है। तो लेफ्ट साइड में कर दिया, दैट इज गलत। तूने भी पेन से बनाया, ये भी गलत। पेंसिल से बनाना था। देख नीचे का पार्ट बहुत लंबा हो गया ना, ऊपर का छोटा हो गया, तो एक्यूरेट नहीं बना ये, है ना? तो थोड़ा सा नाप के बनाना था। तो यूज स्केल, वहां लिख ले, यूज करना है स्केल, राइट? और लेबलिंग के लिए भी पेंसिल यूज करेगी, एंड साथ में लेबलिंग के लिए अल्फाबेट थोड़ा बड़ा यूज करने हैं, ठीक है? कैपिटल पर लिख ले इसको। चल गुड बेटा। अब केत की बता बेटा। मनीषा दिखा रही है वैसे तो फिलहाल। केत के रुको, मनीषा इतना अंधकार। अब बेटा गुफा से बाहर निकल तू पहले, तो दिख नहीं रहा कुछ। और दिखाओ भाई, तुझे बड़ी हंसी आ रही है प्रीति, पढ़ तो रही है वो है, तू ही दिखा चल। ये किसका बच्चा बनाया है? और छोटा बना लेती। ये देखो, ये इसने ऊपर काटा है ना, तो वो इसीलिए पेंसिल से बनाने को कहती है, क्योंकि वो कट जाता है। मनीषा एक मिनट रुकना बेटा, अब इसका ओपन हो गया, एक मिनट रुकना। ठीक है, पहले तो तेरा डायग्राम बहुत ज्यादा छोटा है बेटा, थोड़ा बड़ा बनाती। पेन तूने भी यूज किया गलत, ठीक है? तूने लेबलिंग अगर, हाँ ऐसे ही रखना। लेबलिंग तूने भी कैपिटल्स में नहीं करी ना, गलत। स्केल नहीं यूज किया, इस वजह से अनप्रोपोर्शनेट लग रहा है, राइट? तो इसको थोड़ा ऊपर बनाना था और पेंसिल से बनाना था। लेबलिंग कैपिटल्स में करनी थी। अगर देख, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, सारे देखो इसकी तरफ। इसका अच्छा एग्जाम्पल है ये। देखो दो लाइनें खींची हुई है ना ब्लैक कलर की, जिसके बीच में आप लिख रहे हो, है ना? तो देखो जब आप लेबल कर रहे हो, आप जैसे लाइट चेन तूने लिखी है वो बीच में लिखी है, हैवी चेन तूने बिल्कुल लाइन के साथ लगा के लिखी है ना? अब ऊपर देख, एंटीजन बाइंडिंग साइड, वो देख ऊपर वाली लाइन में जा रहा है, दिख रहा है? यस मैम। तो बेटे छोटी छोटी चीजें ना, ऐसा नहीं गलत है, वो लिखा तूने सही है, लेकिन ना छोटी छोटी चीजें देखने में आपको डायग्राम को थोड़ा डर्टी कर देती है। जैसे हम बाहर जाते हैं तो हम कंघी करते हैं, हम प्रेस करके कपड़े पहनते हैं और जूतों को साफ करके पहन के जाते हैं, वो लुक गुड। अब तुम बिना प्रेस के कपड़े पहनो, कंघी मत करो और चप्पल पहन के चले जाओ, यू लुक बैड। चाहे आप दोनों नहाए हो, लेकिन फर्क है ना। तो ये रिप्रेजेंटेशन का फर्क है। तो लाइनों की ना, या तो बीच में लिख ले सारे,
या फिर एक तरफ करके लिख ले नीचे की तरफ, ठीक है, लेकिन लाइन के बीच में मत डाल कि वो जो एंटीजन बाइंडिंग साइड है ना वो सही से समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो लिखना है लाइन के नीचे ढंग से, एंड कैपिटल विल बी बेटर, पर अगर स्मॉल में भी समझ आ रहा है तो कोई बुरा नहीं है, समझ आई? यो Yes. मैम। ठीक है, हाँ मनीषा बेटा अब दिखा, हाँ जगदीश बेटा, मनीषा दिखा दे फिर तू दिखाइए, मनीषा, हाँ ये मर गया तेरा है, मारा हुआ क्यों बनाया? केत की रुक तू अब, केत की इसके बाद तुम दिखाना, ये मरा हुआ क्यों ना है? पहले तो कोई भी अल्फाबेट जब स्टार्ट होता है, जो भी अल्फाबेट स्टार्ट होता है ध्यान से सुनो, छोटी छोटी बातें हैं यार, यही गलत होती है, बाकी पढ़ के तो तुम भी कर ही आओगे, मेरी क्या जरूरत है तुमको, इतना पढ़े हुए हो तुम, पूरा सिलेबस करा चुकी हूँ मैं, ठीक है, ये ध्यान से देख मनीषा, हैवी चेन का एच छोटा है, यस मैम। लाइट चेन का एल बड़ा है, बेसिक गलती है ना, तो लिखो वहां पे फर्स्ट अल्फाबेट बिग, सब लिखो, सब लिखो यार, तुमने नहीं दिखा उसको, मेरे को एक्चुअली दिख से ही रहा है, इसने कैमरा से ही होल्ड करा है, ठीक है, पहले तो डायग्राम बीच में बनते इसने पेंसिल से बनाया, चलो बढ़िया, बीच में बनाता बनाया नहीं, स्केल तूने यूज किया नहीं, यूज स्केल लिख, ठीक है, एन एक राइट साइड पे लिखा, लेफ्ट साइड पे तूने एन नहीं लिखा, ये तो पूरा लेबल कर देती उसको तो ज्यादा अच्छा लगता है, पर चल कोई बात नहीं, ठीक है, एक तो कैपिटल में लिखना मनीषा, हैंड राइटिंग नहीं तो सही नहीं आएगी तेरी, दूसरा थोड़ा सा बड़ा बनाइयो बेटा डायग्राम, राइट, अब देख इस डायग्राम में ध्यान से देख मनीषा, तूने लेबल करा डाइसल्फाइड बॉन्ड, नहीं ना? नो मैम। डाइसल्फाइड बॉन्ड इज अ वेरी गुड फीचर, तो वो लेबल नहीं करा तूने, वो लेबल करना है, और ना तूने नीचे लिखा कि ये डायग्राम किसका है, इट इज अ डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी ना, तो एंटीबॉडी लिखो तो सही ना, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी, समझ आया? ओके मैम। हाँ चल लिख ले इसको, अपनी गलती को इसी के नीचे लिख लो, हाँ भाई केत की किस किस के थे दांत निकल रहे, दिखाओ बाकी, और किसी ने बनाया? देखो दिखाओगे नहीं तो मैं तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं बता पाऊंगी, तो गिव मी द ऑनर, खुद तू भी खाएगी मुझसे, ये तूने फिर ऊपर बनाया, मैंने बोला था नीचे बनाना है, दीक्षा, दीक्षा दिख नहीं रहा, ठीक है, थोड़ा नीचे बनाना था, डायग्राम पेंसिल से बनाया, दैट्स गुड, बनाना नीचे था, एंटीबॉडी, ये अच्छा किया इसने, फॉर्मूला भी लिखा, वेरी गुड दीक्षा, ये बहुत अच्छा किया बेटा, थोड़ा सा तेरा भी वही आ रहा है ना, लाइन के बीच में जा रहा है ना, देख हैवी चेन लाइट चेन लाइन के बीच में लिखा हुआ है, तो एक तरफ करके लिखना है, ये बात समझ आ गई यो ना? मैम। राइट साइड पे तेरा जो लाइट चेन है वो थोड़ी सी टिल्टेड जा रही है, लेफ्ट साइड पे अच्छा बना है, तो आई थिंक तूने स्केल यूज करा है क्या? नो मैम, हाथ से नहीं ही बनाया है। हाथ से तेरा काफी अच्छा बना है बेटा, वैसे नो डाउट यार, मैं कंफ्यूज होगी इसे सेल से नहीं बनाया, तो दैट्स वेरी गुड, पेशेंस है इसके हाथ में, बट हाँ डाइसल्फाइड बोर्ड लेबल किया तूने, गुड, लेबलिंग भी ठीक करी है, इट जस्ट बस वो जो लेबलिंग के वर्ड्स है ना वो सही से लिख लेना, ठीक है, इधर उधर जा रहे हैं, हाँ तानिया बोल, देखा, आपको थोड़ा सा हैंड होल्ड करना पड़ेगा, बेटा इतना बड़ा नहीं बनाना कि आधी शुरू उसमें ही लग जाए, लेवल ही करती रह जाएगी तू, हाँ बहुत बड़ा बना दिया बेटा, नीचे लिख, तू इसको लिख के थोड़ा छोटा बनाना है, बाद में लिख लियो भी, ठीक है बेटा, थोड़ा छोटा बनाना है, ये बहुत बड़ा, आई थिंक तूने पेंसिल से बनाया शायद, जितना मुझे दिख रहा है, Yes, ma'am. हैवी चेन गुड, लाइट चेन गुड, तो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी लिखा है, दैट इज आल्सो गुड, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल है, सब कुछ पेन से, बेटा लेबल पेंसिल से करियो, लिखते लिखते गलती हो जाती है, ठीक है, तो पेंसिल से लेबल करियो, पेन से लेबल मत करियो पहले, डायग्राम Yes, अच्छा ma'am. करा, लेकिन तू नीचे नोट लिख ले कि एक तो तूने ये नहीं लिखा है डायग्राम किसका है, इट इज अ डायग्राम ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी, तो तूने उसे टाइटल नहीं दिया, एंड सेकेंडली डायग्राम थोड़ा छोटा बनाइयो और सेंटर में बनाइयो, ओके Yes, ma'am. गुड, नेक्स्ट जगदीश, Sorry, ma'am. Light चली गई. कोई बात, और कोई आरुषि, आरुषि फिर केत की आ जाइए, कोई बात नहीं बेटा, चलो अब तो तुमको पता चल गया, मैं बोल रही था एंटीबॉडीज ने लिख लिया, मैं पता नहीं तुमने पहले लिखा है या नहीं, यार तेरे नीचे वाली लाइनें इतनी वो नीचे चली गई, ऊपर वाले तूने छोटे बच्चे बना लिए, उसको भी थोड़ा एक्सटेंड कर देती है, तूने भी ऊपर बनाया बेटा, तुझे भी नीचे बनाना था, जब मैंने बोला ना सेंटर में, चाहे तुम्हारा आंसर ऊपर स्टार्ट हुआ है, 2 लाइनें ऊपर छोड़ो, ठीक है, उसको थोड़ा सा नीचे लेकर आओ, एकदम ऊपर मत अटैच करो, लाइट चेन, अच्छा बेटा एक ही तरफ लाइट चेन भी लिख सकती थी, जैसे तूने किया है ना कि दोनों को एक साथ कवर करने की कोशिश की है,
आरुषि, अगर एक ही Yes, को ma'am. लिखती ना लाइट चेन, दैट वुड हैव बीन अंडरस्टूड, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड करेक्ट, और हैवी चेन ओके। तो ये जो तूने ऐसे लाइन लगा दी वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और देख तेरे सारे वर्ड एक के नीचे एक आ रहे हैं ना, थोड़ा गैप दे के लिख, समझ आई? एक लाइन छोड़ के भी लिख सकती थी ना डाइसल्फाइड बॉन्ड, तो इतना कंजेस्टेड नहीं करना है। और अगर एक ही राइट साइड पे नहीं आता तो कुछ लेफ्ट पे भी लिख लेती तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंटीजन बाइंडिंग साइड मेंशन नहीं करी तूने, कार्बन कहाँ पर है और नाइट्रोजन कहाँ पर है ये मेंशन नहीं करा, ठीक है। तो आपकी लेबलिंग कंप्लीट नहीं है, वहां लिख लेबलिंग इज नॉट कंप्लीट, थोड़ा गैप होना चाहिए लेबलिंग करते टाइम। बाकी ठीक है Yes, आंसर। ma'am. नेक्स्ट केतकी, केतकी कहाँ गई? केतकी और कोई है फिर? हाँ आ गई, ओके। एंटीजन बाइंडिंग साइड, दे वही नीचे हेडिंग ने लिखी। दूसरा बेटा तूने ना चारों तरफ लेबलिंग कर दिया। वैसे तो तेरा डायग्राम लेकिन साफ है, डायग्राम बहुत एक्यूरेटली बनाया है इसने, तो ये अच्छा लग रहा है। पर हाँ बंद कर दे, बोलू ना मैं। लेकिन कोशिश करियो कि ज्यादा लेबलिंग एक ही तरफ हो जाए रेदर देन चारों डायरेक्शन में हो। देख तेरा ऊपर भी लेबल है ना। वैसे तूने डायग्राम अच्छा बनाया, गुड। अच्छा वहां लिखा है, पर डायग्राम के नीचे Yes. लिखना है ये किस चीज का डायग्राम। से डायग्राम अच्छा लग रहा है तेरा, साफ बहुत है। हाँ बेटा, शगुन पठानिया, शगुन पठानिया बेटा वही ऊपर की दो लाइनें छोड़नी है। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल दैट इज गुड, और एक सेकंड नोट करना। ट्राइसल्फाइड बॉन्ड, ये डायग्राम भी अच्छा है, साफ है। पेन स्केल से बनाया। या मैम। इसका डायग्राम देखा है, लाइन कितनी अच्छी लग रही है, देख के अच्छा लग रहा है। तो अच्छा है, अच्छा डायग्राम बनाया, गुड बेटा। बस इसको थोड़ा सा दो लाइनें छोड़ के सेंटर में बनाना था, ठीक है। और किसी का है? ओके मैम। नहीं तो देखो, एक गलती तुम सबकी है, कॉमन गलती है, बता देती हूँ। ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। मैंने बोला था जब भी डायग्रामेटिक क्वेश्चन आएगा बेटा एक चीज तुम जरूर लिखोगे, एटलीस्ट डेफिनेशन, या फिर आप उसको इंट्रोड्यूस कराओगे। आप में से किसी ने भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया ना। व्हाट इज एन एंटीबॉडी? एंटीबॉडी इज अ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल which provide immunity. और antibody is a molecule produced by B cell which binds with the antigen and provide immunity. इतना भी लिखते ना तो एंटीबॉडी की डेफिनेशन उसमें हो जाती। या फिर तुम्हें इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो? फॉलोइंग इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटीबॉडी। लिखो अपनी एनसीईआरटी में, अपनी डायग्राम पे लिखो दो लाइनें, एंटीबॉडी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज अ मॉलिक्यूल, प्रोटीनेशियस मॉलिक्यूल होता है, लिख सकते हो, प्रोड्यूस बाय बी सेल्स, it binds with antigen and provide immunity. To host, ये है डेफिनेशन। या फिर आप लिख सकते थे फॉलोइंग is the diagrammatic representation of an, ये वोवल है ना, of an antibody molecule। और बहुत इंप्रेसिव आंसर हो जाता बेटा अगर इसका फॉर्मूला तो लिख देती है H2L2। फिर मैंने अपना डायग्राम बनाया सेंटर में और मैं नीचे लिख दूंगी एंटीबॉडी मॉलिक्यूल। नीचे मैं लिखूंगी, हमेशा नीचे लिखा जाता है, ऐसे ही आपका आंसर होता है। तो इंट्रोडक्टरी लाइन या फिर आप डेफिनेशन जरूर लिखोगे। क्लियर? लिखा आप लोगों ने ये? यो फिर दो लाइनें आपको छोड़नी है, तो यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ दी और फिर यहाँ पर चलो या तो इंट्रोडक्शन ही लिख दी ना एंटीबॉडी का। क्लियर सबको? समझ आया? हम जब करते हैं ना हमें तभी सही से समझ आता है, राइट? तो इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करना है और ये सारे क्वेश्चन लगाते जाने हैं। एक्सप्लेन द माइक्रोबियल बायोपेस्टिसाइड्स। तुम्हें जो होमवर्क को क्वेश्चन करके आना है, मैं कल आके पहले देखूंगी, वो रुको मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन लिखना फिर उसके नीचे आंसर लिखना, क्योंकि अलग से क्वेश्चन पेपर कहाँ ढूंढोगे यार, है?
ठीक है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन करके आना है, तुम्हारे पास ऑप्शन है, ठीक है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर आना है आपको, ठीक है, इसमें से कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर आना, जो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन वो ढंग से सॉल्व कर आना, क्योंकि मैं इंडिविजुअली पूछूंगी, 1 घंटे में इंडिविजुअली सबसे मैं एक्चुअली कर जाऊंगी, अगर तुम करके आओगे तो। इनमें से एक क्वेश्चन करके आना है, और वाला तुम खुद सिलेक्ट करो तुमको कौन सा करना है, ठीक है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, ओपन बुक है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में भी और वाला कोई एक करके आना है। यस, सब में और वाला एक करके आना है, तो 31 लेकिन पूरा होगा। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम इसे ओपन बुक से करोगे, ओपन बुक का मतलब होता है यू कैन यूज योर बुक, लेकिन एक कंडीशन है, कोई इंटरनेट यूज नहीं करेगा, ठीक है। मुझे प्लीज बीएससी का कंटेंट नहीं चाहिए यार। मैम हाँ बेटा बोल। हाँ, 25 से पहले कौन सा बताया, 24 वाला? सो बेसिकली तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे, एक एक अपनी चॉइस का, जो तुम एक्चुअल में पेपर में करोगे।